हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 एरेज। फिर वही बात, जावा सी सी प्लस प्लस एक जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले एरे क्यों चाहिए आपको पता है? जब हमें कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करवाना है जो सेम डेटा टाइप का हो तो हम एरे यूज़ करते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेना, एरे क्यों चाहिए। देन टाइप्स ऑफ एरेज, ये भी आपको पता है। दो तरह के एरे हैं, एक वन डायमेंशनल होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल में 2, 3, 4 सारे आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे की बात करेंगे आधे चैप्टर में। ठीक है। सबसे पहले है वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करना है जावा में, यानी एरे बनाना कैसे है जावा में, डिक्लेयर कैसे करना है। सी होती थी तो कैसे करते थे? ए नाम का एरे बनाना था, सपोज करो 10 साइज का, इंटीजर टाइप का, तो हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके सेमीकोलन लगा देते थे। जावा में ये थोड़ा डिफरेंट है। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका जावा में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ और मैं आपको पिक भी भेज दूँगी। जावा में एरे डिक्लेयर करने का क्या मेथड है ये। सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं, जैसे कि इंट बनाना है एरे की, फ्लोट बनाना है एरे। फिर हम एरे का नेम देते हैं, जो हमने एरे का नेम देना है, जैसे मैंने इसमें ARR नेम दिया है या मार्क्स नेम दिया है। फिर हम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू लिखना होता है। फिर न्यू कीवर्ड लिखना होता है। न्यू कीवर्ड क्या करेगा? एरे को मेमोरी देगा। न्यू कीवर्ड लिख दिया स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद फिर से डेटा टाइप लिखना होता है जो यहाँ दिया है, सेम ये डेटा टाइप। जैसे मैंने इंट दिया था तो यहाँ पे भी इंट लिख दिया, फ्लोट दिया था तो यहाँ पे भी फ्लोट लिख दिया। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज़ मेंशन करना होता है और सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है। तो साइज़ मेंशन कर दिया, तो मेरी क्या स्टेटमेंट बन गई? इंट एरे का नाम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट साइज। फ्लोट एरे का नेम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू फ्लोट एरे का साइज। सो दिस इज हाउ एरे इज डिक्लेयर्ड इन जावा यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ऑपरेटर कहते हैं, न्यू भी एक ऑपरेटर है। ठीक है। इसको ऑपरेटर कहते हैं। न्यू ऑपरेटर यूज़ करके जावा में एरे को इस तरह डिक्लेयर करना है। ठीक है। सो दैट वाज डेक्लारेशन। डेक्लारेशन के बाद अगला टॉपिक वही क्रिएटिंग सिंगल डायमेंशनल एरे यानी डिक्लेयरिंग सिंगल डायमेंशनल एरे, एक ही बात है। देन इनिशियलाइज कैसे करना है वन डायमेंशनल एरे को जावा में, इनिशियलाइज कैसे करना है वो तरीका बिल्कुल सेम है जैसे सी सी प्लस प्लस में होता था, वो भी मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। इनिशियलाइज कैसे करना है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे ही मेमोरी दे दो, वैल्यूज़ दे दो। इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं? व्हेन वी गिव वैल्यूज़ टू अ वेरिएबल और एन एरे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो कैसे करना है? सिंपल एरे डेटा टाइप, एरे का नेम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में जो हम नंबर्स सेव करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए हैं। ठीक है। तो अपने आप ही एरे का साइज़ 5 हो जाएगा और इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक अपने आप मिल जाएंगे। अब मैंने फ्लोट ना टाइप का एरे बनाया मार्क्स नाम का, और इसमें मैंने 3 वैल्यूज़ दी, तो अपने आप फ्लोट का साइज़, सॉरी मार्क्स का साइज़ 3 अपने आप ही चल जाएगा। अपने आप मिल जाएगा उसको 3 साइज़, और मार्क्स 0 में ये चल जाएगा, मार्क्स 1 में ये चल जाएगा, मार्क्स 2 में ये चल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एन एरे इज इनिशलाइज्ड इन जावा। ये सेम है सी सी प्लस प्लस की तरह, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था। ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एरे के एलिमेंट्स को कैसे असेस करना है। सिंपल एरे का नाम लिख दो और इंडेक्स नंबर लिख दो, ये हमें पता ही है। ठीक है। इस तरह एरे के एलिमेंट्स में डेटा कैसे डालना है, अगर अलग अलग एलिमेंट में डेटा डालना है तो इस तरह डालते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे इन मेमोरी, मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। हमें पता है कि जावा में ना, ये मैंने आपको डेटा टाइप्स के चैप्टर में करवाया था कि जावा में थोड़ा सा डेटा टाइप्स, हाँ ये देखो जावा में देखो, ये जो कैर है ये कितने बाइट ले रहा है? ये 2 बाइट्स ले रहा है, जबकि सी सी प्लस प्लस में 1 बाइट लेता है। इंट इसमें 4 बाइट्स लेता है, जबकि सी सी प्लस प्लस में 2 बाइट्स लेता है। तो थोड़ा जावा में मेमोरी का भी फ़र्क है कि कौन से वेरिएबल को, कौन से डेटा टाइप को कितनी मेमोरी मिलेगी। ठीक है। फ्लोट की उसमें भी 4 थी, इसमें भी 4 है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है। सो अब देखो, कैर 2 बाइट्स लेता है। अगर मैंने कैर नाम का एक एरे बनाया जावा में और उसमें क्या स्टोर करवाया मैंने, SAN, अच्छा SAH साहिल, साहिल स्टोर करवाया उसने। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है। तो
2 बाइट्स, क्योंकि कैर टाइप का एरे है, 2 बाइट्स लेनी है हर एलिमेंट ने, तो इस तरह मेमोरी में स्टोर्ड है। अगर पहले का एड्रेस 1000 है, दूसरे का 1002 होगा, 4 6 8, क्योंकि 2 बाइट्स लेनी है। इसी तरह अगर इंटीजर टाइप का एरे है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो अगर पहला 2000 में स्टोर्ड है, दूसरा 4 में, 8 में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एन एरे इज़ स्टोर्ड इन या रिप्रेजेंटेड इन जावा, ठीक है। देन एरे की अगर लेंथ लेनी हो तो क्या तरीका है, तो ये फंक्शन होता है हमारे पास, एरे का नेम डॉट लेंथ, ये एरे का नेम है, नम्स एरे का नेम है, डॉट लेंथ लिख देंगे तो एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाएगा। जैसे 40 है तो 40 रिटर्न हो जाएगा, एरे का साइज़ 40 है ना, तो 40 रिटर्न हो जाएगा, देखो ना इस 40, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, आपने आप इजीली समझ लोगे। देन नेक्स्ट इज़ यूजिंग एन एरे। इस एरे को वही, मतलब एरे के एलिमेंट्स को कैसे, एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, एलिमेंट्स कैसे डालने हैं, असेस कैसे करना है, तो ये एरे का एक प्रोग्राम है, ये आपका एरे का एक प्रोग्राम है। अगर एरे का थियोरी आती है सारा समझा के, आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। इस प्रोग्राम में जब मैं पिक्स भेजूँगी तो, क्योंकि आपको याद है फॉर ईच लूप मैंने करवाई थी, कल की परसों करवाई थी फॉर ईच लूप, तो क्योंकि ये प्रोग्राम में ना एरे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, 0 से लेके नम डॉट लेंथ तक सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी जगह फॉर ईच लूप भी लगा सकते थे। तो ये मैंने ये प्रोग्राम आपका फॉर ईच का भी बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। सो ये प्रोग्राम आप एरे में भी लिख सकते हो, एरे की सारी थियोरी लिख दी और एंड में एक प्रोग्राम लिख दिया एरे का, एरे को समझाने के लिए। उसके बाद बेटा फॉर ईच लूप समझाई हुई है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हुई है, फॉर ईच लूप है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉपिंग एरेज। कॉपिंग एरे का मतलब एरे, एक एरे है ए नाम का और एक बी नाम का, ए के सारे एलिमेंट्स को बी में कॉपी करना है, तो क्या उसमें क्या तरीका है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, फॉर की लूप लगाएंगे 0 से लेके ए डॉट लेंथ तक, और सारे ए आई को बी आई में कॉपी करी जाएंगे। सो सिंपल, ठीक है। दिस इज हाउ, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सिंपल, कोई इनमें खास कुछ भी नहीं है समझाने वाला, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। यहाँ से मैंने समझाना शुरू करना है आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की लाइंस थियोरी वगैरह बुक से देख लेना, लेकिन इसका सिंटेक्स और प्रोग्राम ये मैंने आपको पिक भेजी है इस पेज से, जो मैंने अटैच किया हुआ यहाँ से करना है, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जावा में एरे डिक्लेयर करने का तरीका सी और C++ से डिफरेंट है। क्या मेथड होता था जावा में एरे डिक्लेयर करने का, जैसे मैंने ARR एरे डिक्लेयर करना है इंट टाइप का, तो मैं क्या करूँगी, पहले डेटा टाइप दूँगी, डेटा टाइप दी, फिर एरे का नाम दिया, फिर खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स दी, फिर इक्वल्स टू डाला, फिर न्यू ऑपरेटर लगाया, फिर दोबारा उस डेटा टाइप को लिखा और फिर साइज़ दिया, ठीक है। सो ये सिंटेक्स, ये तरीका होता था जावा में एरे को डिक्लेयर करने का। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे बनाना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक क्लास बनाई, ठीक है, स्टूडेंट नाम की सपोज करो क्लास बनाई, फिर उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम स्टूडेंट S1 S2 S3 मेन फंक्शन में। अब हमने सीखना है कि स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे बनाना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता था, वैसे ही बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, अब हम डेटा टाइप की जगह क्लास नेम लेंगे, क्योंकि जैसे हमने इंट का एरे बनाया था, अब हम इंट की जगह स्टूडेंट लिख देंगे, क्लास का नेम लिख देंगे, क्लास नेम, फिर जो हमने ऑब्जेक्ट एरे का नाम देना है वो दे दिया, खाली स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास नेम और साइज़। मतलब सेम तरीका है, एरे बनाने का जो तरीका है वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका है, लेकिन डेटा टाइप की जगह हम क्लास नेम दे देंगे, क्योंकि हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाना है, हमने वेरिएबल्स का एरे नहीं बनाना, क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट, उसमें सिर्फ मैंने एक डेटा मेंबर लिया मार्क्स, दैट्स इट, क्लास ख़त्म हो गई। फिर मेन फंक्शन बनाने के लिए मैंने अलग क्लास ली। ये ना एक रूल नहीं है, बट एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको कि जावा में क्या करना चाहिए। हमने मेन फंक्शन, आपको पता है ना एक क्लास में होता है, मेन फंक्शन लिखने के लिए भी क्लास बनानी पड़ती है, तो क्या करना चाहिए, मेन फंक्शन के लिए एक अलग क्लास बना दो, बाकी सब चीज़ों के लिए अलग क्लास बना दो। मतलब मेन फंक्शन लिखने के लिए एक सेपरेट क्लास, मेन फंक्शन को एक सेपरेट क्लास में लिखो, बाकी सब जितनी चीज़ें हैं वो सब किसी और क्लास में लिखो। तो मेन फंक्शन वाली क्लास में सिर्फ मेन फंक्शन को ही लिखना चाहिए, ये रूल नहीं है, बट इससे रीडेबिलिटी हो जाती है, ईजी हो जाता है प्रोग्राम समझना। अब स्टूडेंट क्लास बनाई थी, उसमें मार्क्स डेटा मेंबर लिया, क्लास ख़त्म। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नाम की क्लास बनाई, इसमें मेन फंक्शन लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, आपको ये पता है, कर्ली ब्रैकेट। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रही है, कैसे, क्लास नेम
आपको सिंटैक्स बताया था ना मैंने, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम एस ले लिया हमने, एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू, फिर से क्लास नेम और साइज़ दे दिया 3, यानी हमने 3 साइज़ का ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें अब तीनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मेमोरी स्पेस भी देनी पड़ेगी। अब 3 ऑब्जेक्ट्स कौन से बन गए, S0, S1, S2। तो इन तीनों को अलग अलग फिर से ऐसे मेमोरी स्पेस देंगे, कैसे, न्यू यूज़ करके, क्लास का नेम और अब राउंड ब्रैकेट्स। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर याद है आपको, सी में, C++ में कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे आपने। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्लास के, कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम का ही होता है, खाली ब्रैकेट्स हो सकती हैं, पैरामीटराइज भी हो सकती हैं। सो अभी ना आपको इतना क्लियर नहीं होगा बिकॉज कंस्ट्रक्टर का टॉपिक मैंने आपको जावा में भी करवाया नहीं है। आप बस तरीका देख लो, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर दिया, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी स्पेस देनी है न्यू से, इस तरीके से, क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट्स खाली। अब हमारे तीनों ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी स्पेस मिल गई। अब हमने इनमें वैल्यूज़ भरनी है। S0 के मार्क्स में 40 डाल दो, S1 के मार्क्स में 50 डाल दो, तीसरा ऑब्जेक्ट जो S2 है उसके मार्क्स में 60 डाल दो, क्योंकि मार्क्स डेटा मेंबर ही है ना। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के पास मार्क्स डेटा मेंबर है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनको मार्क्स डेटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी ना, तो उनकी मेमोरी स्पेस में हमने वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन किया। ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा कंप्लीट करने के लिए मैंने स्टेटमेंट दी, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, ये मैसेज आ जाएगा, ये एज सच मैसेज आ जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू। उसके बाद ये डबल कोट्स में है ना, तो ये मैसेज है, फिर मैंने प्लस लगाया, यानी कंकैटिनेट करना है ना, जोड़ना है। अब प्लस, अब क्या आएगा, अब ये एक फार्मूला है, ये सॉल्व होगा। S0 के मार्क्स कितने हैं, 40, S1 के मार्क्स 50, S2 में 60, 40 + 50 + 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना बन गया, 50। तो आपका मैसेज आ जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 50, इसकी वैल्यू 50 है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, पासिंग वन डायमेंशनल एरे टू फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। एरे का चैप्टर कर रहे थे ना, अब हमने पढ़ना है कि एरे को हम फंक्शंस में एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ना एक प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक आ जाता है, अगर आपको आ जाता है कि वन डायमेंशनल एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है फंक्शन में, या आ जाता है वन डायमेंशनल एरे को रिटर्न कैसे करना है फंक्शन से, या आ जाता है बबल सॉर्ट का क्वेश्चन आ जाता है, या वैसे ही आ जाता है कि फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। जनरली कोई भी पैरामीटर, तो हम एरे का भी तो दे ही सकते हैं ना, उसने कोई भी पैरामीटर पूछा हम एरे का दे सकते हैं। या आ सकता है कि फंक्शन में वैल्यू रिटर्न कैसे करनी है। तो कोई भी इनमें से टॉपिक आ जाए, ये प्रोग्राम एक याद कर लो। ठीक है, ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, मैंने क्लास बबल सॉर्ट बनाई। ठीक है, इसमें मेन फंक्शन रखा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, मेन फंक्शन में एक एरे ए बनाया। ठीक है, ए में वैल्यूज़ दे दी, ये सारी ए की वैल्यूज़ हैं। प्रोग्राम ने करना क्या है, इस प्रोग्राम ने एरे ए को सॉर्ट करके बी एरे में डाल देना है। एरे ए को सॉर्ट करके जो सॉर्टेड एरे बन जाएगा वो बी में डाल देंगे, बी में सॉर्टेड एरे चल जाएगा ए का, ये प्रोग्राम ने करना है। तो मैंने ए में वैल्यूज़ डाली, फिर सबसे पहले एक मैसेज आ जाएगा अनसॉर्टेड एरे इज़, और हम ए की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे प्रिंटिंग फंक्शन से। प्रिंटिंग फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखो, प्रिंटिंग एक फंक्शन है, ये है प्रिंटिंग फंक्शन, इसमें ए पास हो रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। ए क्या है, एरे, तो हो गया ना एरे एज एन आर्ग्यूमेंट, हो गया एरे पास एज एन आर्ग्यूमेंट, है ना। सो एरे पास हो रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग फंक्शन कॉल हुआ, ए पास हुआ, ए यहाँ पे आया, ये प्रिंटिंग फंक्शन है। ए की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सारी एक्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने फॉर ईच लूप लगाई। ठीक है, और हम सारे ए की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। अभी हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, हमने मैसेज लिखा था ना अनसॉर्टेड एरे इज़, और इससे हम ए की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो आउटपुट आ जाएगी अनसॉर्टेड एरे इज़ 12, 9, 74 एंड सो ऑन। वो पिछले पेज पे आउटपुट है, आपको दिखाऊंगी। तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लाइन ने क्या करना है, ए आई की सारी एक्स आई की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देना। आपको बताया था ना, फॉर ईच लूप में एक्स आई लिखने की बजाय सिंपल आई लिख देते हैं, शॉर्टकट होता है। तो ए की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आया, इस लाइन में आया। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक और एरे डिक्लेयर कर रहे हैं बी नाम का, और उसमें हम उसकी लेंथ कितनी डाल रहे हैं, उसकी लेंथ डाल रहे हैं जितनी ए की लेंथ है। साइज़ हम कितना दे रहे हैं, जो ए की लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8।
इसका साइज़ हो जाएगा बी एरे का 8। हमने सिर्फ डिक्लेयर किया एरे को। अब हम बी में अब हम सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन में भी एरे ए पास हो रहा है, तो ये भी है कि हम फिर से एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। हम एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, पासिंग वन डायमेंशनल एरे एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे भी पास किया था, इधर भी पास किया। अब सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा। सॉर्ट फंक्शन बुक की पेज की दूसरी तरफ है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी मैं पिक भेज दूँगी क्लियर आपको। ये रहा सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। सॉर्ट जो ए एरे आया वो एक्स में आ गया, ठीक है। ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। बबल सॉर्ट में क्या करते हैं हम, अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है तो इंटरचेंज करते हैं, है ना, और पासेस जाते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं एक कम पास होता है। शायद बबल सॉर्ट आपने किया हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा आपने, C++ से प्रोग्राम करा होगा डेटा स्ट्रक्चर का। तो ये सिर्फ सॉर्टिंग का, बबल सॉर्ट का वो है प्रोग्राम, लॉजिक है उसका, ठीक है। तो जब ये लॉजिक सारा चल जाएगा तो क्या होगा, ए एरे जो है ना, एक्स एरे जो एक्स, वो सॉर्ट हो जाएगा। एक्स यानी कि आपको पता है ना, आपको एक बात शायद पता है कि नहीं पता, जब हम एरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, हमने सॉर्ट के ब्रैकेट में ए पास किया, जब हम एरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, तो जो एक्स हमने एक्स में ए को डाला, एक्स और ए एक ही एरे के दो नाम हैं, एक ही एरे के दो नाम हो जाएंगे। एक ही मेमोरी स्पेस का नाम ए था, अब उसका ही नाम एक्स हो गया इस फंक्शन के लिए। लेकिन जब हम वेरिएबल के केस में ऐसे करते हैं, सपोज करो एक वेरिएबल होता, इंट ए इक्वल्स टू 5, एक वेरिएबल होता, और हमने ए को पास किया होता सॉर्ट में, और यहाँ पे हम एक्स में उसको स्टोर कर देते 5, ए की वैल्यू को एक्स में स्टोर कराते। वेरिएबल के केस में क्या होना था, ए की अलग मेमोरी स्पेस है जिसमें 5 स्टोर्ड है, एक्स की अलग मेमोरी स्पेस है जिसमें ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5, दोनों की कॉपी बन जाएगी। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे एक्स में तो ए में चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन एरे के केस में क्या होता है, जब एरे हमने पास किया ना, तो एक्स नाम का नया एरे नहीं बनेगा, उसी एरे का दूसरा नाम हो जाएगा एक्स। ए नाम तो था ही, उसी का दूसरा नाम एक्स। अगर हम एक्स में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ए में भी चेंजेस हो रही हैं। तो हमने एक्स को सॉर्ट किया तो वो ए ही सॉर्ट हो रहा है। जब जैसे ही फंक्शन ख़त्म होएगा, कंट्रोल वापस इधर आ जाएगा मेन फंक्शन में। इधर ए सॉर्ट ए ने क्या किया, एक्स एरे को सॉर्ट कर दिया, यानी कि ए को ही सॉर्ट कर दिया क्योंकि उसी एरे का दो नाम थे, और ये सारा का सारा एरे बी में स्टोर हो जाएगा, सॉर्टेड एरे। अब बी में ये सारे नंबर्स हैं लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में। और अब हम प्रिंट करवाएंगे सॉर्टेड एरे इज, ये मैसेज आ जाएगा, और हम प्रिंटिंग फंक्शन से बी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। तो हमारी आउटपुट देखो क्या आएगी। हमारी आउटपुट आई ये रही, ये देखो। सबसे पहले था अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड एरे इज ए की सारी वैल्यूज़, फिर सॉर्टेड एरे इज बी की सारी वैल्यूज़। क्लियर है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ कैन वी पास एरे एज एन आर्ग्यूमेंट एंड हाउ कैन वी रिटर्न एरे एज एन आर्ग्यूमेंट। रिटर्न वाला कहाँ आया था, रिटर्न वाला इधर है, ये यहाँ पे हमने रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो ए में है सेम है, वो रिटर्न होके बी में जा रही है। सो ये रिटर्न है, ठीक है, रिटर्निंग वन डायमेंशनल एरे। और बबल सॉर्ट भी हो गया, पासिंग एंड आर्ग्यूमेंट भी हो गया, रिटर्निंग एंड आर्ग्यूमेंट भी हो गया। तो सारे टॉपिक्स इस एक प्रोग्राम में काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी उसकी थियोरी पढ़ लेना, लेकिन प्रोग्राम यही करना है, ये वाला एरे रिटर्न वैल्यू है फ्रॉम मेथड, रिटर्निंग एन एरे फ्रॉम मेथड फंक्शन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे, तो इसमें ज़्यादा नहीं हमने कुछ करना, इसमें ज़्यादा थियोरी है। मल्टी डायमेंशनल एरे आपको पता ही है, 2 से ज़्यादा जितने भी हैं वो मल्टी डायमेंशनल है, 2, 3, 4, ठीक है। एक 1 डायमेंशनल है, और 1 से ज़्यादा जितने भी हैं वो मल्टी में आ जाते हैं, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल एरे की थियोरी हो गई। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, उसका ये तरीका है, डेटा टाइप दे दिया, एरे का नेम दे दिया, जैसे 1 डायमेंशनल था सेम मल्टी डायमेंशनल भी वैसा ही है, बट ये जो ये ब्रैकेट्स हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। अगर मैंने 3 डायमेंशनल करना है तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी खाली, 2 डायमेंशनल करना है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी खाली। सो जितनी चाहिए उतनी खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू, फिर वही डेटा टाइप, और फिर उसके बाद साइज़ देना हर स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, और पहले 2 खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर न्यू के साथ, फिर इंट के अंदर दोनों के साइजेस दे दिए, ठीक है।
सो इस तरह मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर होता है। मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, सब ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इतना मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है मल्टी डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल एरे ये रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, रहने दो, कोई बात नहीं। देन जैक्ड एरेज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लो। पासिंग 2 डायमेंशनल एरेज एंड आर्गुमेंट टू मेथड, फंक्शन में 2 डायमेंशनल एरे को कैसे पास करना है, तो उसका एक प्रोग्राम है। मुझे लगता है आप इसको कर लोगे खुद, बिकॉज आपने 2 डायमेंशनल एरे पढ़ा हुआ है। नहीं क्लियर होगा तो मुझे मैसेज करो, मैं फिर उसको आपको एक एक स्टेप को समझा दूंगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ एरेज।